तो तुम लोगों को GTA वाई सिटी का टॉमी तो याद ही होगा, जो कि बचपन में हम सबका वन ऑफ द फेवरेट GTA प्रोटैगनिस्ट हुआ करता था। लेकिन क्या तुम लोगों को टॉमी की लाइफ स्टोरी मालूम है? जैसे GTA वाई सिटी की स्टोरी से पहले टॉमी 15 साल जेल में रहकर आया था। मगर क्यों? तो रुको जरा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा क्या तुम्हें ये पता है कि वाई सिटी की स्टोरी एंड होने के बाद टॉमी का क्या हुआ? क्योंकि फ्यूचर के गेम्स में हमें ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस मिले थे जिनके अकॉर्डिंग टॉमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है राधे और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉमी की कंप्लीट लाइफ जर्नी के बारे में, फ्रॉम हिज बर्थ टू वाई सिटी की एंडिंग के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। टॉमी, जिसका पूरा नाम होता है थॉमस वर्सेट्टी, जिसका जन्म हुआ था 1951 लिबर्टी सिटी में। टॉमी के फादर एक प्रिंटिंग शॉप में काम किया करते थे और बचपन में टॉमी भी अपने फादर के काम में उनकी हेल्प किया करता था। और टॉमी का फ्यूचर प्लान यही था कि वो अपने फादर के ही प्रोफेशन को फॉलो करना चाहता था। इसके अलावा टॉमी के डायलॉग से हमें गेम में ये भी नेक्स्ट एंड मिलता है कि टॉमी के रिलेशन उसकी मॉम के साथ कुछ खास अच्छे नहीं थे और उसकी मॉम अक्सर उसे बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। अपने बचपन में ही टॉमी की दोस्ती फ्यूचर माफिया बॉस सनी फोरेली से हो जाती है, जो कि मुझे जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अब फ्यूचर में आगे जाकर इनकी दुश्मनी कैसे होती है इसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टॉमी के हार्वर्ड इंसिडेंट की, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तो 1971 में तब टॉमी 20 साल का हुआ था। उस टाइम पर वो अपनी लॉयल्टी और ब्रूटैलिटी प्रूव करके फोरेली फैमिली का एक काफी खास मेंबर बन चुका था, जो कि उस टाइम पर लिबर्टी सिटी की सबसे पावरफुल गैंग थी। 1971 में सनी फोरेली टॉमी को हार्वर्ड में एक हिट के लिए भेजता है, लेकिन वहाँ पर टॉमी के पहले से ही फील्डिंग सेट होती है। पर ये एम्बुश सोनी ने करवाया था या नहीं, ये कभी कंफर्म नहीं किया गया। वैसे सनी साला इतना कमीना है, मेरे ख्याल से तो ये सब इसी की प्लानिंग होगी। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट से जरूर बताना। अब टॉमी यहाँ पर सभी अटैकर्स को मार देता है, लेकिन फिर उसे 11 मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे मौत की सजा होती है। पर फिर बाद में उसकी ये मौत की सजा कैंसिल हो जाती है और टॉमी 15 साल तक जेल में ही रहता है। और इसी इंसिडेंट के बाद मीडिया टॉमी को द हार्वर्ड बुचर का नाम दे देती है। तो हमने टॉमी की अर्ली लाइफ के बारे में बात कर ली है, जिसमें हमने टॉमी के चाइल्डहुड से लेकर द हार्वर्ड बुचर बनने के बारे में डिटेल में बात की। तो अब बात करते हैं टॉमी की GTA वाई सिटी जर्नी की। GTA वाई सिटी स्टार्ट होता है 1986 में, जहां हमें पता चलता है कि सनी ने अपनी पावर का यूज करके टॉमी को जेल से छुड़वा दिया है। और अपने हार्वर्ड इंसिडेंट के बाद टॉमी अब लिबर्टी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, इसीलिए सनी टॉमी को वाई सिटी भेज देता है अपना ड्रग बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। टॉमी हैरी और ली के साथ वाई सिटी पहुंचता है और एयरपोर्ट पर केन रोजनबर्ग से मिलता है, जो कि एक लॉयर होता है। और फिर वो लोग अपनी ड्रग डील के लिए जाते हैं, जो कि GTA वाई सिटी स्टोरीज के प्रोटैगनिस्ट विक्टर वेंस के साथ हो रही होती है। लेकिन डील के बीच में ही उन पर अटैक हो जाता है और सनी के आदमी हैरी और ली का यहीं पर गेम बच जाता है। इसके अलावा वाई सिटी स्टोरीज का प्रोटैगनिस्ट विक्टर भी यहाँ पर कुत्ते की मौत मारा जाता है। लेकिन उसका भाई लेंस वैन यहाँ से बच निकलता है और टॉमी भी कैन के साथ यहाँ से भाग जाता है। तो अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये अटैक किसने करवाया, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है। बहुत नीच आदमी है भाई, बहुत कुत्ता आदमी। इसके बाद टॉमी सनी को बताता है कि हमारी डील के बीच में हम पर अटैक हो गया और ना तो अब हमारे पास पैसे हैं और ना ही ड्रग। पर ये सब सुनने के बाद सनी का रिएक्शन होता है, अरे कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा। इसके बाद टॉमी वाई सिटी में ही रहने लगता है और कैन के साथ मिलकर वो ड्रग ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच टॉमी कैन पाउल से भी मिलता है, जो कि एक ब्रिटिश म्यूजिक मैनेजर और नाइट क्लब गाय था। बेसिकली वो म्यूजिक इंडस्ट्री, पार्टीज और क्राइम वर्ल्ड के बीच का मिडिल मैन था और गेम में वो टॉमी को इंपोर्टेंट लोगो और मिशन से इंट्रोड्यूस करवाता था। इसके अलावा टॉमी कैन के साथ मिलकर और भी काफी सारे मिशन करता है और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है विक्टर वेंस के भाई लेंस वेंस से, जो कि टॉमी को बोलता है कि तुम्हें अपना पैसा चाहिए और मुझे अपने भाई की मौत का बदला, और इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। और फिर यहीं से दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान टॉमी कर्नल कोटेज से भी मिलता है, जो कि एक काफी पावरफुल मिडलमैन होता है और टॉमी उसके लिए भी काफी सारे मिशंस करता है। इन्हीं मिशंस के दौरान टॉमी की मुलाकात होती है रिकार्डो डियाज से, जो कि वाई सिटी का ड्रग लॉर्ड होता है। तो ये मिशन होता है गार्डियन एंजल, जिसमें डियाज की डील होती है क्यूबन गैंग के साथ। क्यूबन गैंग वाई सिटी की एक काफी पावरफुल गैंग होती है, जिनकी ओपोनेंट गैंग होती है हेशियन, और कर्नल यहाँ पर टॉमी को उनका बॉडीगार्ड बनाता है और इस मिशन में टॉमी की हेल्प करता है उसका फ्रेंड लेंस। इस मिशन के बाद डियाज टॉमी से काफी इंप्रेस हो जाता है और उससे अपने लिए काम करने के लिए बोलता है, लेकिन टॉमी उसको बोलता है कि मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूँ। You work for me now. I work for money. इसके बाद टॉमी और लेंस डियाज के लिए काम करने लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन टॉमी को पता चलता है कि उसकी जो ड्रग डील थी उस पर डियाज ने अटैक करवाया था। तो मिशन स्टार्ट होता है डेथ रो, जिसमें टॉमी को पता चलता है कि उसके फ्रेंड लेंस ने डियाज को मारने की कोशिश की और इसीलिए डियाज ने उसे कैप्चर कर लिया है। और फिर टॉमी लेंस को रेस्क्यू करता है, जहाँ पर लेंस उसे बताता है कि डियाज ने उसके भाई टकलिया विक्टर को मरवाया है, मतलब उस डील पर अटैक डियाज ने ही करवाया था, लेकिन उस अटैक के पीछे डियाज ही था। इसका हमें कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दिया गया, क्योंकि हमें सिर्फ लेंस के थ्रू ही पता चलता है। इसके बाद टॉमी और लेंस डियाज के मेंशन पर अटैक कर देते हैं
और उसको मारकर उसका सारा बिजनेस हथिया लेते हैं। आगे हम देखते हैं टॉमी सिर्फ गैंग्स तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि वो मल्टीपल बिजनेस बाई करता है, जैसे मालिबू क्लब, चेरी पॉपर आइसक्रीम फैक्ट्री, सनशाइन ऑटोज, इंटर ग्लोबल फिल्म, प्रिंट वर्क। साथ ही वो क्यूबन, एशियन, बाइकर, गन रनर और लफिज जैसे लोगों के लिए भी काम करता है, जिसके बाद टॉमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर आगे हमें पता चलता है कि सनी टॉमी से पैसा लेने के लिए अपने आदमी भेजता है, पर टॉमी उसके आदमियों को ही उड़ा देता है। फिर गेम के फाइनल मिशन में हमें पता चलता है कि सनी अब अपने पैसे लेने के लिए खुद आ रहा है। Their man, they're coming down to see the business today. इसके बाद टॉमी, लेंस और कैन अपने सारे पैसे लॉकर में छिपा देते हैं और सनी को देने के लिए काउंटरफीट नोट्स लेकर जाते हैं। लेकिन तभी आता है वाइस सिटी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि लेंस ने टॉमी को बिट्रे कर दिया है। Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. और फिर यहाँ हम देखते हैं सनी के आदमी टॉमी पर हमला कर देते हैं और फिर टॉमी यहाँ पर लेंस और सनी के साथ सबको खत्म कर देता है। तो अब टॉमी का कोई भी अपोनेंट जिंदा नहीं बचा है और अब पूरे वाइस सिटी पर टॉमी और कैन का राज है। ओ सॉरी, सिर्फ टॉमी का राज है, क्योंकि कैन तो उसका राइट हैंड है। Yeah, we're in charge. I mean, you're in charge. इसके बाद वाइस सिटी की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं वाइस सिटी की स्टोरी एंड होने के बाद टॉमी का क्या हुआ। तो वाइस सिटी की एंडिंग के बाद हमें रॉकस्टार की तरफ से टॉमी से रिलेटेड 3 रेफरेंसेस मिले, जिसमें सबसे पहला रेफरेंस था 1992 में। तो जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे कि 1992 में टेक प्लेस करती है GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी, जिसमें हम देखते हैं टॉमी के फ्रेंड कैन रोजनबर्ग को, जिसे कि टॉमी ने वाइस सिटी के बाद सैन एंड्रियास के रिहैब सेंटर भेज दिया था, क्योंकि कैन बहुत बड़ा चर्सी था। पर फिर कैन रिहैब सेंटर से बाहर आकर टॉमी को फोन करता है, पर टॉमी की सेक्रेटरी फोन उठाती है, लेकिन कैन के बताने पर भी वो उसकी टॉमी से बात नहीं करवाती। और इसी से हमें कंफर्म हो जाता है कि 1992 में भी टॉमी वाइस सिटी में अपना एम्पायर चला रहा था। इसके अलावा कैन सीजे से भी टॉमी के बारे में बात करता है, पर सीजे टॉमी को गाली दे देता है। Dating Tommy, it's like old times. Old Tom. वैसे यार सीजे ने टॉमी को गाली देकर सही किया है या गलत, इस बारे में टॉमी और सीजे के फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में लड़ाई जरूर करना, मेरी वीडियो को थोड़ी ज्यादा रीच मिल जाएगी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो अब हम सेकंड रेफरेंस की बात करें तो नहीं, पहले थर्ड रेफरेंस की बात करते हैं। मगर क्यों? तो वो तुम्हें आगे समझ आएगा। तो GTA 4 में एक रेफरेंस था जिसके अकॉर्डिंग टॉमी मर गया। What? पर अगर तुमने मेरी सीजे की लाइफ स्टोरी वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा ये सब सिर्फ रॉकस्टार वालों का एक मजाक था, क्योंकि GTA 4 के साथ उनका नया यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा था वगैरह वगैरह। तो मतलब टॉमी का थर्ड रेफरेंस कोई था ही नहीं। इसीलिए अब हम इसके सेकंड रेफरेंस की बात करते हैं। तो जैसा तुम लोग जानते ही होंगे GTA वाइस सिटी रिलीज हुआ था 2002 में, और उस टाइम पर इसके प्रमोशन कैंपेन के लिए कैन पाउल 80s नॉस्टैल्जिया जोन नाम की वेबसाइट पर सोशल प्रॉब्लम्स की लिस्ट में कैन पाउल लिखता है कि टॉमी, मैंने तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं लिया, तो मुझे मरवाना मत। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1986 से लेकर 2002 तक टॉमी अपना एम्पायर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ उसके बारे में हमें पता है घंटा, रॉकस्टार वालों ने कुछ बताया ही नहीं। तो ये थी टॉमी की कंप्लीट लाइफ जर्नी, जिसमें हमने उसके बचपन से लेकर उसकी पूरी क्रिमिनल जर्नी और फ्यूचर में वो कब तक एक्टिव था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो तुम्हारा टॉमी की लाइफ के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट से जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट से बता देना यार, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप भी कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। इसके अलावा फ्यूचर में भी ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वाइस सिटी के बाद टॉमी ने कैन को सैन एंड्रियास के बाद रिहैब सेंटर क्यों भेजा था, तो तुम मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें राइट में मेरी एक लेटेस्ट वीडियो भी दिखाई दे रही होगी, तो उसे भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।